माय चैनल। आज से स्टार्ट करते हैं हम एम लक्ष्मीकांत की बुक्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम इस चैप्टर को पढ़ें यानी कि संवैधानिक विकास जो हमारा चैप्टर है, उससे पहले ये देख लीजिए कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे क्या होगा, आप गेस लगा सकेंगे अंदाजा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में 2025 के एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो इसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल अभिहित किया गया था या फिर बनाया गया था? तो एक्ट था, आप सभी को पता है, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन 2023 प्री में पूछा गया है। इसके अलावा 2024 में पूछा गया था 1935 से संबंधित अधिनियम में, लेकिन वो क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, तो 2023 के क्वेश्चन ले आया हूँ। इसके अलावा 2022 में देखिए इसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा लंबा था, तो आप थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, शायद आपको दिख रहा हो। यहाँ देखिए 2022 का डेट पड़ा हुआ है। पूछा गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और आंतरिक यानी ट्रांसफर में, आपको पता है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसमें हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय दो भागों में बांटा गया था कार्यों को। पूछ रहा है इनमें से कौन सा विषय ऐसा है जो आरक्षित विषय के अंतर्गत आता है। अब इसको अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो ठीक है, वरना सभी को ये क्वेश्चन पता नहीं होगा क्योंकि एम लक्ष्मीकांत की बुक में इसके बारे में बताया नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है न्याय प्रशासन, ये संबंधित है आरक्षित विषय से, जो गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट है भू राजस्व, ये भी संबंधित है, और पुलिस भी, ये भी आरक्षित विषय से संबंधित है, लेकिन जो स्थानीय सुशासन था वो गवर्नर जनरल की आरक्षित विषय से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 3 एंड 4। ये 2022 में पूछा गया था। इससे भी पहले देखिए 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी मतलब काफ़ी छोटा छोटा यहाँ पे टाइपिंग है, वर्ड की जो साइज़ है काफ़ी छोटे हैं। देखिए यहाँ पे डेट पड़ा होगा 2021, यहाँ पे डेट पड़ा है। आप लोग क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन है जो सही है। यहाँ पे आपको देखिए सही ऑप्शन बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 1919 के मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार प्रस्तुत किया गया था या स्तुति की गई थी। तो ये बिल्कुल भी गलत है। सभी महिलाओं को नहीं दिया गया था, केवल कर के आधार पर, संपत्ति के आधार पर और शिक्षा के आधार पर कुछ लोगों को दिया गया था। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही होगा। अगर पहला गलत हो जाएगा तो बी वाला तो होगा नहीं और ए वाला भी नहीं होगा, या तो डी होगा या तो बी होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में विधानमंडल में सभी महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो बिल्कुल सही है, उसमें महिलाओं के लिए कुछ विशेष वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ये भी बहुत ईजी चीज़ है जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में। इसी प्रकार क्वेश्चन को आपको जब भी पढ़ेंगे चैप्टर को तो इसी प्रकार के याद रखेंगे। देखिए पहला दिया गया है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसे छोड़कर समाप्त कर दिया। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिए थे 1813 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट दिया गया है ऑप्शन, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश राज्य क्षेत्र यानी कि क्राउन के अधीन कर दिया था। तो ये भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। इसका जो गलत आंसर हो जाएगा, और तीसरा दिया गया है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो तीसरा ऑप्शन की बात कहीं से कहीं भी की नहीं गई है 1813 के एक्ट में, तो इसका गलत हो जाएगा। तीसरा अगर गलत होगा तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ऑप्शन जो आपका बचता है ये भी गलत हो गया, वो पहला ही बचता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 2018 में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिया गया कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन भी दिया गया है, 2017 में पूछा गया है, इसे आप पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है कि द्वैत शासन जो है डायरकी शब्द सिद्धांत किसके लिए दिया गया था? तो जो डायरकी शब्द है वो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय यानी कि जो हस्तांतरित और आरक्षित विषय थे उसके लिए दिया गया था डायरकी यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? संवैधानिक सुधारों से संबंधित था, जो कि मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, लेकिन मैंने उनको इनमें शामिल नहीं किया है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए या फिर मत देखिए, इतने काफ़ी हैं। अगर आप 16 से लेकर इधर जितने भी ये इसी चैप्टर से संबंधित केवल क्वेश्चन इसमें मैंने दिए हैं। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। क्रम वाइज करेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, आप देख ही रहे होंगे। कुछ भी पूछ लेता है, मतलब कोई भी लाइन पूछ लेता है यूपीएससी में या फिर
नॉर्मली कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि कहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो हमें अच्छे से पढ़ के रखना है और एक समझ बना के रखनी है, ठीक है। और इसमें हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। यहाँ पे हमारा उद्देश्य अपने चैनल को या किसी भी प्रकार से किसी अन्य चीज़ को बढ़ावा देना नहीं है। आप जैसा पढ़ना चाहें, जहाँ से पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। हमारा उद्देश्य बस इस कंटेंट को कवर करना है ताकि हम अच्छे से अपनी जो चीज़ें हैं वो टाइमली कवर कर लें और 2025 का जो एग्जाम्स आ रहा है यूपीएससी का उसे क्लियर कर सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला चैप्टर दिया गया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इंग्लिश में बोलेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, भारत में बहुत सारे अंग्रेजों द्वारा जो कानून लाए जाते हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और भारत में जो ब्रिटेन का शासन वो 2 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। पहला कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक चलता है, और सेकंड दिया गया है सम्राट का शासन, ठीक है, जो कि 1858 से 1947 तक चलता है। तो पहले जो कंपनी का शासन होता है 1773 से एक्ट आता है वहीं से स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला दिया गया है इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई या क्या विशेषता थी उसको हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था, क्यों था? क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह एक पहला कदम था, ठीक है। पहली लाइन हो चुकी है यहाँ पे। नेक्स्ट आइए देखिए, इसी में बात दिया गया है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी, और साफ पे दिया गया है कि इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये सारे चीज़ हो चुके हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए, इस अधिनियम की बहुत सारी विशेषताएं थी जो इस प्रकार हैं। अब वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला विशेषता या फिर पहला फीचर्स जो इसका दिया गया है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, आप सभी को पता है। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर जो बने थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखिए, अगला दिया गया है, इसके द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग होते थे। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर दिया गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। अब कौन बने थे? तो एलिजा एम्पे जिनका नाम था, वही पहले कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय के जो पहले न्यायाधीश थे वही बने थे एलिजा एम्पे। इसमें नहीं दिया गया है लक्ष्मीकांत में, लेकिन आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगली लाइन दी गई है 4 नंबर का, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट दिया गया है, इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से जो कंपनी होगी उस पर अपना नियंत्रण सशक्त किया गया। साथ ही इसने भारत के राजस्व, नागरिक तथा सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। यानी अगर कंपनी कोई सेना रखती है और जितने भी राजस्व मामले होंगे, कंपनी के सैनिक मामले होंगे, उन सभी का जितनी भी जानकारी होगी उन जानकारियों को ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट एक्ट दिया गया है 1781 का एक्ट आता है, क्यों? इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी कि बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स 1781 के अधिनियम की यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी गई हैं जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला दिया गया है, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया, यानी कि मुक्त कर दिया था। जो गवर्नर जनरल होगा और उसकी काउंसिल होगी वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे, अर्थात उन पर कोई मुकदमा चलाना होगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे, ठीक है। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्हें पद धारण करने के अधिकार दिए गए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी जो भी कंपनी के सेवक होंगे या फिर गवर्नर जनरल होगा या गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगी वो सभी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये 1781 का अमेंडमेंट एक्ट जो है वही चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट दिया गया है, इस कानून ने राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। देखिए मतलब कितने सारे छूट दिए गए हैं यहाँ पे, सारे चीज़ों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया है। और तीसरा पॉइंट इसी में दिया गया है कि इस कानून द्वारा कलकत्ता यानी कि कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। यानी जो कलकत्ता होगा वहाँ के अन्य सभी नागरिक जो होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय में हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद यानी कि जो मामले होंगे उनका निपटारा किया जाएगा। यानी कि जो उनके निजी कानून होते हैं यानी कि हिंदू के जो कानून होंगे, हिंदू का कोई मामला आता है तो उनके कानून के हिसाब से, और मुस्लिम का कोई मामला आता है तो मुस्लिम कानून के हिसाब से निर्णय दिए जाएंगे।
हालांकि ये गलत है, मतलब उस टाइम के लिए सही भी था, जो भी था। नेक्स्ट आइए देखिए 4 पॉइंट दिया गया है, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो। यानी जितने भी प्रांतीय न्यायालय होते हैं, अगर उनकी अपील आपको दायर करनी है तो गवर्नर जनरल जो होगा उसके पास आपको दायर करनी होगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। यानी आप सर्वोच्च न्यायालय में प्रांतीय जो न्यायालय होते हैं उनकी अपील दायर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए 5 वाला पॉइंट दिया गया है, इस कानून ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों यानी कि प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5वां पॉइंट हो चुका है। और नेक्स्ट एक्ट यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया 1786 का एक्ट, लेकिन हम इससे पहले 1784 को कवर करना चाहेंगे। ठीक है, कवर करने के बाद फिर हम लोग 1786 को कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे 1784 का दिया गया है, पहले यही आता है तो हम लोग इसी को कवर कर लेते हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया था। ठीक है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी जो 81 का एक्ट था उसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। ठीक है, अब क्यों लाया गया या फिर इस अधिनियम की क्या विशेषता थी, तो आइए नीचे देखते हैं, दिया गया यहाँ पे। देखिए इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। अब वो विशेषताएं कौन सी थी, पहला दिया गया है इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। पॉइंट दिया गया है इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नई संस्था का गठन भी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार भारत में जो होता है द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ भी होता है। यानी कि 1784 का जो एक्ट था वहीं से भारत में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ भी होता है। तीसरा पॉइंट दिया गया है नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण कर सके। कुछ और भी नीचे देखिए इससे संबंधित पॉइंट दिए गए हैं। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला तो यह था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। अब देखिए ये भी पॉइंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्र को पहली बार, ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अदर एग्जाम में यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया है कि भारत में कंपनी के द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया था। ये 1784 का ही एक्ट है। ठीक है, और दूसरा यह क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करने के लिए इस अधिनियम को भी लाया गया था, तो जो काफी हद तक महत्वपूर्ण रहा। देखिए फ्रेंड्स 84 के बाद हम लोग कवर करेंगे 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786। ये बस ओनली कुछ कार्यों के लिए महत्वपूर्ण था जिसे आप लोग स्पेशली याद रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम्स में आए दिन। पिछली बार एग्जाम्स में जो 2024 में नहीं हुआ था, आई थिंक 23 में नहीं 24 में ही हुआ है जो एग्जाम्स, उसमें 1835 के अधिनियम से संबंधित कई सारे प्रावधान पूछे गए हैं। और इससे पहले जो हुआ था उसमें पूछा गया था 1833 से संबंधित। तो इस तरह अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी अधिनियम पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है वो रिपीटेड हो। और यूपीएससी बहुत कम रिपीट करती है क्वेश्चनों को, लेकिन हाँ करती है कॉन्सेप्ट को, कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं उन्हें रिपीट करती है। तो देखिए इसमें दिया गया है 1786 का एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और वो कहता है मैं ऐसे नहीं जाऊँगा गवर्नर जनरल बन के, मुझे कुछ मतलब और अधिकार दिए जाए तभी मैं जाऊँगा। ठीक है, तो उसने पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें रखी या फिर मांगे रखी कि मैं क्यों गवर्नर जनरल बनूंगा, तभी बनूंगा जब क्या होगा। पहला यहाँ पे दिया गया है कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभागी करने या फिर ना मानने का अधिकार दिया जाए। यानी कि कॉर्नवालिस ने कहा मैं तभी गवर्नर जनरल बन के जाऊँगा जब मुझे यह अधिकार होगा कि मैं अपने विशेष मामले में, कुछ विशेष मामलों में जो काउंसिल के निर्णय होंगे उन्हें मानने ना या फिर ना मानने का अधिकार मुझे होगा। यानी कि जरूरी नहीं है जो काउंसिल कहेगी वही मैं करूँगा। दूसरा पॉइंट ये है कि उसे सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। यानी जो सैन्य मामलों की जितनी भी शक्तियाँ होंगी वो गवर्नर जनरल में होंगी तभी मैं जाऊँगा गवर्नर जनरल बन के। ठीक है, उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून के प्रावधानों के तहत जोड़ दिया गया और उसे गवर्नर जनरल बना के भारत में भेज दिया गया। ठीक है, 1786 के बाद कौन सा एक्ट आता है, 1793 का एक्ट आता है जिसको 1793 का चार्टर कानून या चार्टर एक्ट ऑफ 1793 बोलते हैं। चलिए देखिए इससे संबंधित कौन कौन से प्रावधान या फिर इस अधिनियम की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला दिया गया है, तो पहला दिया गया है इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर की अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। यानी कि 1786 में जो अधिकार गवर्नर जनरल को मिले थे वो आगे सभी गवर्नर जनरल के पास रहेंगे या फिर गवर्नरों के पास रहेंगे। ऐसा 1793 का एक्ट था उसमें कंफर्म कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
दूसरा पॉइंट दिया गया है कि इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की, यानी कि जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर होंगे या फिर प्रेसिडेंसियाँ होंगी वो किसके अधीन रहेंगी, बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनके अधीन रहेंगी। उसके ऊपर और अधिक शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। थर्ड दिया गया यहाँ पर, इसने भारत के व्यापार में एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। यानी कि यहाँ पे एक्ट आया है 1793 के बाद जो भारत में एक्ट आएगा वो 20 साल बाद आएगा, यानी कि 1813 में आएगा। ठीक क्यों? क्योंकि इसने 20 सालों के लिए बढ़ा दिया था भारत में कंपनी के जो भी व्यापारिक एकाधिकार थे उससे 20 सालों के लिए बढ़ा दिया था कि कंपनी अभी 20 साल और व्यापार कर सकती है, उसका दबदबा यहाँ पे कायम रहेगा। फोर्थ दिया गया है, कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्यों की अनिवार्यता होना समाप्त कर दी गई। यानी जो कमांडर इन चीफ होगा वो जरूरी नहीं है कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसका सदस्य हो, बशर्ते उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। अगर उसे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त करके भेजा गया तो वो फिर काउंसिल का सदस्य हो या ना हो, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी। 5 दिया गया है, इसने यह व्यवस्था कर दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें यह कहा गया कि जो कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार हैं, ठीक है, वो अब समाप्त कर दिए जाएंगे। क्यों कर दिए जाएंगे या फिर कर दिया गया, क्यों कर दिया गया? क्योंकि 1793 के एक्ट में ये कहा गया था कि 20 साल के लिए अभी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रहेगा, लेकिन जैसे ही 20 साल पूरा होता है 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि भारतीय व्यापार को ब्रिटिश के जो सभी व्यापारी होंगे उनके लिए खोल दिया गया, यानी कि जो ब्रिटेन के सभी व्यापारी होंगे अब वो आकर भारत में व्यापार कर सकते हैं। तब भी इस कानून ने चाय व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था उस पर कंपनी का एकाधिकार बहाल रखा। यानी कि जो चाय का व्यापार होगा उस पर कंपनी का एकाधिकार होगा और जो चीन के साथ व्यापार होता है उस पर भी कंपनी का ही एकाधिकार होगा। अगला पॉइंट दिया गया है, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट या फिर स्थापित किया। और थर्ड पॉइंट दिया गया है, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को प्रभुत्व करने की अनुमति प्रदान की। यानी जो ईसाई मिशनरी होंगे वो भारत में आकर लोगों को ज्ञान देंगे। अजीब है यार ये लोग, भारत में ऐसा लग रहा है कोई ज्ञान वाला ही नहीं था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो प्रावधान किए गए थे उससे हमें पढ़ना है। 4 पॉइंट दिया गया है, 4 पे दिया गया है, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में वसिंदों के बीच जो पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। यानी कि जो ब्रिटेन लोग थे वो चाहते थे कि भारत में लोग अंग्रेजी सीखें, मतलब ऐसे लोग जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो कार्यों को कर रहे हैं कंपनी में, क्योंकि उससे अंग्रेजों को दिक्कत आती थी अगर भारतीय लोग इंग्लिश नहीं जानते थे। तो इसलिए अंग्रेजों ने कहा इन लोगों को शिक्षा मतलब सिखाओ, जो कंपनी से जुड़े हैं उनको अगर सिखाओगे तो हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए या फिर पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस कानून में व्यवस्था की 1813 के कानून में। नेक्स्ट देखिए 5 वाला पॉइंट दिया गया है, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया और साथ ही कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की। इस कानून ने क्या किया कि भारत में जितने भी स्थानीय सरकार के व्यक्ति होंगे उन पर कर लगाया जा सकता है और साथ में ही जो व्यक्ति कर नहीं देगा उसे दंडित भी किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये 1813 का एक्ट जो है वो फाइनल हो जाता है। 1813 के एक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे 1833 का एक्ट। ये रहा 1833 का एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें छोड़ना नहीं है कुछ भी। तो देखिए 1833 के एक्ट के संबंध में कौन कौन सी चीज़ें की गई हैं या फिर कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम एक निर्णायक कदम था। तो ये एक अच्छा सा पॉइंट है कि जो 1833 का एक्ट था वो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं। पहली दी गई है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया। ये एक अच्छा पॉइंट है कि जो 1833 का एक्ट था इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया। साथ ही सभी नागरिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां किसमें निहित होंगी, गवर्नर जनरल में निहित होंगी। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था और ऐसे गवर्नर जनरल बनने वाले पहले गवर्नर थे विलियम बेंटिक। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम्स में पिछली बार पूछा गया था। 1833 एक्ट के बारे में मैंने बताया ही है, शायद 2023 के एग्जाम्स में पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि किस एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत में गवर्नर जनरल बनाया गया संपूर्ण भारत का। तो वो एक्ट था 1833। नेक्स्ट आइए देखिए, दूसरा पॉइंट दिया गया 1833 एक्ट के बारे में कि इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया। देखिए मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर होंगे उन्हें विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया, क्योंकि भारत का एक गवर्नर जनरल बन गया, वही होगा विधायिका का अध्यक्ष। ठीक है,
भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत की विधायी का असीमित अधिकार प्रदान किए गए, यानी गवर्नर जनरल को सारी शक्तियां दी गई। इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। ये बहुत अच्छा सा पॉइंट है कि इसके अंतर्गत बनाए गए जितने भी कानून थे उन्हें क्या कहा गया फ्रेंड्स, नियामक कानून। क्या कहा गया, नियामक कानून कहा गया। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा, या फिर कहा गया जितने भी नए कानून होंगे उन्हें नियामक कानून कहा जाएगा या फिर एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। तीसरा पॉइंट दिया गया है, इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। जो कंपनी होगी वह एक प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र में ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों को विश्वास के तहत कब्जे में लाया गया। और साथ ही फोर्थ पॉइंट दिया गया है कि 1833 एक्ट में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन की एक शुरुआत का प्रयास किया गया था। अब यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कि खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, तो आयोजन नहीं किया गया था, एक प्रयास किया गया था ताकि आयोजन किया जाए, लेकिन हुआ नहीं। ये जाकर 1853 का जो एक्ट होता है उसमें पूरा किया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ था देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो 1833 में सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया जाता है, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें और कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1833 से संबंधित उतने ही दिए गए थे प्रावधान। अब नेक्स्ट जो एक्ट आता है हम लोगों का वो आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 चार्टर एक्ट क्या है, इससे संबंधित कुछ प्रावधान ये जान लेते हैं। देखिए दिए गए हैं 1793 से 1853। तो देखिए लिखा है यहाँ पे 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह एक अंतिम अधिनियम था। अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट दिया गया संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम महत्वपूर्ण भी था। क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली विशेषता यहाँ पे दी गई है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के लिए देखिए इससे संबंधित पहला फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, पहली लाइन दी गई है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। यानी जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी उसके विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। और इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें पार्षद या फिर विधान पार्षद कहा गया। अब इसके तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी उसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, जिनमें ये भी कहा गया जो उनमें से 4 होंगे ना, आगे पढ़ेंगे अभी समझ जाएंगे आप। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया। बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद भी कहा गया था। अब आगे देखिए इनमें से कुछ और प्रावधान किए गए हैं कि इस परिषद की शाखा ने एक छोटी संसद की तरह कार्य किया। यानी जो एक नई परिषद की स्थापना की गई गवर्नर जनरल के लिए, इसने एक छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई जो ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाई जाती थी। बहुत ही अच्छी बात है। और क्या कहा गया कि विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष अधिकार के रूप में जाना गया, साथ ही जिसके लिए विशेष मशीनरी प्रक्रिया की जरूरत थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पॉइंट नंबर 2, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन की खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था का जो प्रारंभ था उसे कर दिया। क्योंकि आपको 1833 में शुरुआत की जाती है लेकिन बंद कर दिया जाता है, इसलिए 1853 के कानून में इसे फिर से शुरू कर दिया जाता है और स्टार्ट कर दिया जाता है। इसी के तहत क्या होता है, भारत में 1854 में भारतीय सिविल सेवक के संबंध में मैकाले समिति का गठन भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट दिया गया है, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र के इंग्लैंड राजशाही को विश्वास के कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। ठीक है, बस इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट और लग नहीं रहा है मुझे। नेक्स्ट आइए देखिए फोर्थ लाइन दिया गया है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। अच्छी चीज़ है। और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, जिनमें से क्या होंगे 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो जाता है। कंपनी के शासन के बाद हम लोग पढ़ेंगे ताज का शासन, जिसमें देखिए यहाँ पे जो डेट है वो दिया गया है। ताज का शासन 1858 से, यानी कि जो 1857 की क्रांति होती है, 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद जो जितने भी कानून लाए गए उसे ताज का शासन कहते हैं। ठीक है, 1858 से लेके 1947 तक। देखिए पहला दिया गया है 1858 का, यहाँ पे कुछ कानून 1858 का कानून। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद हुआ, सभी को पता है, सभी को पता ही है ना। नेक्स्ट आइए देखिए इससे संबंधित कुछ
प्रावधान नीचे दिए गए हैं। क्या दिया गया है देखिए, पहली विशेषता क्या थी, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद 1858 का कानून लाया जाता है। उसके बाद पहला प्रावधान इसमें किया गया है, इसके तहत कंपनी का यानी कि जो भारत का शासन था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर अब वाइसराय कर दिया जाता है। वह वाइसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसका नाम वाइसराय कर दिया गया, ठीक है। और ऐसे वाइसराय बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो प्रथम वाइसराय बनते हैं भारत की, और यही अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। और क्योंकि जैसे गवर्नर जनरल का सिस्टम खत्म होता है, इन्हीं को भारत का वाइसराय बना दिया जाता है। 1857 की क्रांति के समय पूछा जाता है कौन था गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट दिया गया है, इस अधिनियम ने नियंत्रण ऑफ बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर भारत में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। 1857 का जो क्रांति होती है 1857 की, उसके बाद जो एक्ट आया 1858 का, उसके बारे में ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, किसने जो द्वैत शासन प्रणाली थे उसे समाप्त कर दिया। साथ ही तीसरा पॉइंट दिया गया है, एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण शक्ति निहित होगी, ठीक है। यानी कि द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करके एक नया पद बनाया गया भारत सचिव का। ये जो होगा ये ब्रिटेन में ही बैठा रहेगा। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी था। जो भारत सचिव होगा वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा और यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी होगा। नेक्स्ट देखिए, 4 पॉइंट दिया गया है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद होगी, ठीक है, या फिर एक परिषद का गठन किया जाएगा जो सलाहकार परिषद की तरह कार्य करेगी। इस परिषद का अध्यक्ष जो होगा वो भारत सचिव ही होगा। नेक्स्ट देखिए 5 पॉइंट दिया गया है, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया और जो एक नियमित निकाय थी। साथ ही बात करें तो जिसे भारत और इंग्लैंड के मुकदमा करने का अधिकार था, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था या फिर चलाया जा सकता था। इसके बाद लास्ट में कुछ पॉइंट्स या फैक्ट दिए गए हैं 1858 के कानून के। वो है 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था। ये भी एक अच्छा फैक्ट है या फिर आप लाइन बोल सकते हैं यूपीएससी के प्री एग्जाम्स की दृष्टि से, कि जो 1858 का कानून था जो 1858 का कानून था उसका प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण स्थापित हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित प्रणाली की कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, यानी कि जो भारत में प्रचलित अन्य सारी प्रणालियां थी उसमें कोई भी सुधार या फिर परिवर्तन कोई विशेष रूप से नहीं किया। इसके बाद 1858 के बाद आता है भारत में 1861 का कानून। इसमें कई सारे प्रावधान किए गए थे, तो आप लोग जान लीजिए, थोड़े बहुत दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट भी है। 1861 का कानून, 1857 की क्रांति वही बताया गया है आगे, ठीक है। इसके बाद लाया जाता है क्या है इसके तहत प्रावधान, इसे आप पढ़िए। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला दिया गया है, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्वों को शामिल करने की शुरुआत हुई, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों का प्रतिनिधित्व लिया जाएगा, ऐसी शुरुआत की जाती है 1861 के कानून के तहत। इस प्रकार वायसराय के कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया था, यानी जो वायसराय होगा उसकी परिषद में कुछ गैर सरकारी सदस्य शामिल किए जाएंगे, भारत के होंगे जो। नेक्स्ट देखिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, तीन भारतीयों यानी कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास बंबई प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। और इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, यानी कि जो 1861 का जो कानून था उसने विकेंद्रीकरण पर जोर दिया, ना कि केंद्रीकरण पे, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया थी, उसे अब समाप्त करने की ओर जोर दिया गया, यानी कि विकेंद्रीकरण पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। नेक्स्ट देखिए तीसरा दिया गया है कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। साथ ही चौथा पॉइंट दिया गया है कि इसने वायसराय की परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम एवं आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली, यानी पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब क्या, विभागीय व्यवस्था जो होती है, विभाग अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग जो विभाग होते हैं उन्हें हम पोर्टफोलियो प्रणाली बोलते हैं, ठीक है, मान्यता दी थी, यानी कि पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। साथ ही इसके अंतर्गत वायसराय की जो परिषद थी उसमें एक सदस्य या एक से अधिक सरकारी विभागों
विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है, यानी एक व्यक्ति को एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है तथा उसे विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार दिया गया है। और 5वां पॉइंट दिया गया है, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की सहायता के यानी बिना काउंसिल की मर्जी के भी अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी उसे दी। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी, यानी अगर कोई अध्यादेश जारी करता है वायसराय बिना काउंसिल के आदेश के या फिर बिना काउंसिल के परमिशन के, तो ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 महीने तक होगी। आज भी हमारे देश में ऐसे ही प्रावधान हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। क्या है 1892 का भारत परिषद अधिनियम? चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। कौन सी थी? पहली विशेषता दी गई है, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी। जितने भी प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद होंगे उनमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। ये भी अच्छा पॉइंट है। 1892 का कानून चल रहा है, आप लोग याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट दिया गया है, इसमें केंद्रीय विधान परिषद बंगाल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया था। साथ ही इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की। नेक्स्ट दिया गया है, इससे संबंधित कोई खास नहीं, कुछ चीजें हैं, देख लीजिए। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष यानी कि परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति का या फिर चुनाव का प्रावधान किया था। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं किया गया था, यानी कि जो गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए जाएंगे या जिनका चुनाव किया जाएगा, लेकिन चुनाव शब्द का कहीं भी इस अधिनियम में उल्लेख नहीं किया गया है। ये भी एक अच्छा अपवाद के रूप में अच्छा पॉइंट है। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया भी कहा गया था। इस कानून को निश्चित निकायों की सिफारिश की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया भी कहा गया। तो नेक्स्ट कानून हमारा आता है 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट, जिसको हम भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। 1909 ये क्यों लाया गया था? क्योंकि इससे पहले आपको पता होना चाहिए 1909 का ये टाइम है। इससे पहले 1906 में जो मुस्लिम वर्ग थे उन्हें अलग कर दिया गया था, मुस्लिम लीग का गठन भी किया गया था और भारत में ये भी कहा गया था कि अब सभी के लिए अलग अलग चुनावों की व्यवस्था की जाए, मुस्लिमों के लिए और हिंदुओं के लिए। ठीक है, इस वजह से ये कानून लाया गया था। इस कानून को मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड के भारत सचिव थे। जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे, इसलिए इस कानून को मार्लियामेंटो एक्ट के नाम से जानते हैं। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी, वो कौन सी थी? पहला दिया गया है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। साथ ही केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, यानी कि 60 कर दी गई थी। और प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या समान नहीं थी, यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद होंगे या फिर प्रांतीय होंगे उनमें क्या होगा, सदस्यों की जो संख्या होगी वो अलग अलग होगी। सेकंड पॉइंट दिया गया है, इसने केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दी गई थी। साथ ही तीसरा पॉइंट दिया गया है, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का जो दायरा था उसे बढ़ा दिया कहीं ना कहीं, और उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने, इन सभी का अधिकार भी दिया गया था। नेक्स्ट देखिए 4 पॉइंट दिया गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर जनरल की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति थे या फिर प्रथम सदस्य थे। इनका नाम कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। साथ ही इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई और साथ ही लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके समय में ही ये सारे प्रावधान किए गए थे। छठा पॉइंट दिया गया है इस कानून से, लास्ट पॉइंट है ये, इसने प्रेसिडेंसियों की कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालयों तथा जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया था। अब साथ में आप लोग याद रखेंगे, ये इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इसने मुस्लिम के साथ साथ ये सभी लोग जो थे कॉर्पोरेशन के लोग थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, विश्वविद्यालय और जमींदार लोग थे, इन लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1919। अब ये क्यों लाया गया? क्योंकि इससे पहले कई सारी घटनाएं हो चुकी थी। 1919 का जलियांवाला बाग हो चुका था,
रॉलेट एक्ट जो होता वो भी हो चुका था, कई सारी घटनाएं हो चुकी थी। इस वजह से ब्रिटिश सरकार क्या करती है, एक नया कानून लाती है जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इससे संबंधित प्रावधानों को जानते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है, ना कि शासन करना है। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि मेरा उद्देश्य यहाँ पर शासन करना नहीं है, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, आप सभी को पता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट चीजें क्या दी गई हैं इसमें। नेक्स्ट प्रावधान जो है 1919 एक्ट में क्या क्या किए गए हैं। चलिए देखते हैं। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया और 1921 में लागू किया गया। यह एक अच्छी बात है कि 1919 में बना था, लेकिन लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 1921 में। ठीक है, इस कानून को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो इस कानून को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू भारत के सचिव थे उस टाइम पे और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। ठीक है, इस अधिनियम की बहुत सारी विशेषताएं थी, आइए उन्हें पढ़ते हैं। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला दिया गया है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर दिया गया। यानी कि जो केंद्रीय विषय होंगे या फिर राज्य के विषय होंगे, यानी जो केंद्रीय सूची के विषय होंगे उन पर केंद्र का शासन होगा और जो राज्य सूची के विषय होंगे वो राज्य के नियंत्रण में होंगे। इस प्रकार कहा गया। साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विधान पर या फिर सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीकृत एवं एकात्मक ही बना रहेगा। यानी कि जो मेन पावर होगा वो केंद्र के पास ही होगा, जैसा कि आज भी हमारे देश में है, लेकिन राज्यों को भी अपने विषयों पे यानी सूचियों पे कानून बनाने का अधिकार होगा। दूसरा पॉइंट दिया गया है, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त कर दिया। यानी जो केंद्र के, एक तो ये बात आ गया कि प्रांतीय विषय और केंद्रीय विषय, इसके अलावा जो प्रांत का विषय था उसे भी दो भागों में बांट दिया। पहला विषय था इसमें से हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर जनरल का शासन होता था। जो प्रांत के विषय होते थे हस्तांतरित और आरक्षित, उनमें हस्तांतरित विषय पर जो शासन होता था गवर्नर जनरल का होता था और इस कार्य में वह मंत्रियों की सहायता लेता था जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। यानी कि ऐसे मंत्री जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे हस्तांतरित विषय पर सलाह दे सकते थे या फिर वो सलाह लेता था गवर्नर जनरल इन मंत्रियों से। दूसरी बात कही गई है कि आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल कार्यपालिका के जो सदस्य होते थे उनकी सहायता से शासन करता था। जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे ऐसे लोग भी उसमें शामिल थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था भी कहा गया था और जो द्वैत शासन है ये यूनानी शब्द एक डायआर्की है, उससे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तीसरा पॉइंट दिया गया है, इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया। साथ ही इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के सदस्य के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा एवं लोकसभा का गठन भी किया गया था इस अधिनियम के तहत। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट हो गया। अब ये चौथा पॉइंट दिया गया है, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। ये एक अच्छा पॉइंट था, आप उसको पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हो। यानी कि जो वायसराय की कमांडर इन चीफ में 6 सदस्य होंगे सलाहकारी, वो 6 सदस्यों में से 3 क्या होंगे, भारतीय होना अनिवार्य है। 3 विदेश से होंगे, ब्रिटिश होंगे, लेकिन 3 क्या होंगे, भारतीय होंगे। नेक्स्ट देखिए 5वां पॉइंट दिया गया है, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित किया। यानी कि जो ये कानून था 1919 का, इसने संप्रदाय के आधार पर फिर से एक बंटवारा किया और सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। और छठा पॉइंट दिया गया है, इस कानून ने संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया था। यानी कि जो ये कानून है 1919 का, इसके तहत कुछ लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया। यानी कि जो लोग होंगे मतदान करेंगे। ऐसे कौन लोग होंगे, जिनके पास अधिक संपत्ति होगी, जो कर सरकार को अधिक देते होंगे या फिर शिक्षा के आधार पर जो लोग ज्यादा शिक्षित होंगे उन्हें दिया गया मताधिकार। ठीक है, 7 पॉइंट दिया गया है, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। यानी कि 1919 के कानून के तहत उच्चायुक्त का गठन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्य को उच्चायुक्त के पास हस्तांतरित कर दिया गया। यानी जो उच्चायुक्त होगा वो भारत सचिव के कार्यों को हेल्प करेगा या फिर कुछ कार्यों को उससे दे दिया गया ताकि ज़्यादा लोड ना रहे। ठीक है, ये 7वां पॉइंट भी यहाँ पे खत्म हो जाता है और 8वां भी कई सारे इसके पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए पहला 8वां दिया गया यहाँ पे, इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। यानी 1919 के तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः
1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। नेक्स्ट देखिए 9 पॉइंट दिया गया है, इसने पहली बार केंद्रीय बजट पर राज्यों के बजट को अलग कर दिया, यानी कि 1919 का जो कानून था उसके तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, अच्छा फैक्ट है या फिर अच्छी लाइन है, आप बोल सकते हो, आप लोग याद रख सकते हो। 10 पॉइंट दिया गया है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था जिसका कार्य 10 वर्ष की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था, जो कि साइमन कमीशन के रूप में 1927-28 में भारत में आता है। ठीक है, और जिसका विरोध भी होता है, देखिए यहाँ पे दिए गए साइमन आयोग। अब इसके बारे में आपने पढ़ा ही है, ये नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बना था। इस तरह की चीज़ें थी जिसको 1928 और 29 में अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस आयोग ने 1930 में देखो अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में सारे सदस्य जो थे वो ब्रिटेन के ही थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसने कहा कि भारत के लोग अभी इतने शिक्षित नहीं है कि अपने देश का कानून बना सकें। ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, और इसके बाद एक कम्युनल अवार्ड आता है, कब आता है? अगस्त 1932 में आता है। रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे प्रधानमंत्री, उनके द्वारा किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अधिनियम है 1919 के बाद हम पढ़ते हैं, वो अधिनियम है 1935 का अधिनियम, इसको आप भारत शासन अधिनियम 1935 भी बोलते हो। चलिए इसे भी कवर कर लेते हैं। देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए इससे संबंधित। यह अधिनियम भारत में पूर्व उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें क्या थे और 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, क्योंकि ये भारत में कानून बनाने के लिए लाया गया था, विशेष तौर से संविधान बनाने के लिए, और इसे उस टाइम पे मिनी संविधान भी बोलते हैं भारत का। ठीक है, हालांकि अभी क्या हुआ, हमारे संविधान का जो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, उससे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मिनी संविधान बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी, क्या थी? पहला दिया गया है, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों की एक इकाई के रूप में माना जाएगा। साथ ही अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों की भी व्यवस्था कर दी, जिसमें थी संघ सूची जिस पर संघ कानून बनाएगा, 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची की व्यवस्था की जिसमें 36 विषय थे, जिस पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं। हालांकि यहाँ भी ये कहा गया था कि अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय के पास रहेंगी, यानी केंद्र के पास रहेंगी। आप ऐसे वायसराय समझ सकते हैं कि वायसराय के पास रहेंगी। ठीक है, देखे दिए गए। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वतंत्रता का शुभारंभ किया। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के कानून के तहत लाया गया था, लेकिन इसने क्या किया, उसे समाप्त कर दिया और राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार भी दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों के उत्तरदायी सरकार की स्थापना के भी प्रावधान करना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाता है। ठीक है, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था, और ये सारी व्यवस्थाएं जो थी वो 1937 में शुरू की गई थी और 1939 में ही समाप्त कर दिया गया था, यानी ये ज़्यादा दिन चल नहीं सकी। तीसरा पॉइंट दिया गया, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। मतलब क्या होता है कि इसने राज्यों की बजाय केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ करना चाहा, लेकिन ये भी हो नहीं सकता है। ठीक है, आगे हो नहीं पाया, अभी आप पढ़ेंगे। परिमाणता क्या दिया गया, संघीय विषयों को स्थानांतरित एवं आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया गया, जैसे कि राज्य विषय को बांटा गया था 1919 के कानून के तहत। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका, यानी कि करना तो चाहा उन लोगों ने, लेकिन कभी ये लागू नहीं हुआ। और 4 पॉइंट दिया गया है कि इसने 11 राज्यों में 6 द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया, और इस प्रकार बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधानसभा बन गई। हालांकि कई प्रकार के ऐसे प्रतिबंध थे जिसकी वजह से ये सारी व्यवस्थाएं शुरू नहीं हो पाई। साथ ही 5वां पॉइंट दिया गया है, इसने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ भी किया था, विस्तार भी किया था। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 6वां पॉइंट दिया गया है, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया, यानी 1858 में जो भारत परिषद की व्यवस्था की गई थी उसे भी समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारी टीम मिल गई, यानी जो इंग्लैंड में भारत सचिव बैठा रहता था उसके जितने भी यहाँ पे परिषद समाप्ति की गई, इन सदस्यों को वहाँ पे भेज दिया जाता है। ठीक, और वो भारत सचिव को सलाह देते हैं। नेक्स्ट देखिए 7वां पॉइंट दिया गया था, इसने मताधिकार का विस्तार किया और 1919 में मताधिकार में कुछ तहत शुरुआत की गई थी। यहाँ से समझ लो बहुत से लोगों को कर के आधार पर, शिक्षा के आधार पर जो अधिकार दिए गए थे उसे थोड़ा बढ़ाया गया
और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। ये सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आई थिंक ये 2021 के एग्जाम्स में या 20 के एग्जाम्स में पूछा गया था। 8वां पॉइंट दिया गया था, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की, यानी जो 1835 के कानून था इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। और इसके बाद आता है भारत में एक नया कानून। आपको पता है भारत में नया कानून कौन सा आता है? 1947 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, या फिर ऐसे बोल सकते हो 1947 का अधिनियम। ठीक है, कुछ पॉइंट और है 1935 वाले, आप देख लीजिए। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतों में प्रांतीय सेवा आयोग की भी गठन का प्रावधान किया। और साथ में 10वां पॉइंट दिया गया है, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। अब यहाँ पे हम ये वाला नियम जो है वो कवर नहीं करेंगे, क्योंकि 1947 का नियम आप लोगों को लगभग पता है उसके बारे में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको सभी को पता है लगभग, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता है या मैंने नहीं पढ़ा है।